में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। दीक्षांत समारोह क्या है? जब हम कहीं महाविद्यालयों में, विशेषकर विश्वविद्यालयों में जो छात्रों की पढ़ाई होती है और अंत में जब वे अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं पढ़ाई पूरी करके, तो दीक्षांत समारोह होते हैं। इस दीक्षांत समारोह का सबसे पुराना वर्णन कादम्बरी में मिलता है। कादम्बरी का नाम आपने शायद सुना होगा। संस्कृत भाषा का सबसे श्रेष्ठ और सबसे पुराना उपन्यास, उसका नाम है कादम्बरी। एक किताब का नाम है कादम्बरी, और उसकी वजह से सब उपन्यासकों को मराठी में कादम्बरी ही कहने लगे। गुजराती में नवल कथा, हिंदी में उपन्यास, संस्कृत में जो बोलते हैं ना, तो कादम्बरी गद्य काव्य है। उसमें बहुत सुंदर वर्णन है। आपने कभी कभी अपनी दीवारों पर लिखा देखा होगा, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मां प्रमद। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय करने में कभी भी प्रमाद मत करो। नालंदा विश्वविद्यालय था, विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना जाता था, और वहाँ पर एक चंद्रापीड़ नामक राजकुमार पढ़ता था। वो संस्कृत का जो उपन्यास है ना, उसकी मैं छोटी सी कथा वस्तु आपको बता रहा हूँ। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। कादम्बरी का रस जिसको लग जाता है वो खाना भी भूल जाता है। वो इतना अच्छा कथा साहित्य है कि उसे पढ़ने लग जाते हैं तो पढ़ते ही रहते हैं, भोजन तक को भूल जाते हैं। उसमें 3-3 पेज के भी एक वाक्य हैं, और एक शब्द का भी एक वाक्य है, 2 शब्द का भी एक वाक्य है। ये सप्तम वद धर्मम चर स्वाध्यान मां प्रमद, ये वाक्य भी उसी कादम्बरी के हैं। और एक वाक्य में 3 पेज में फुल स्टॉप नहीं आता है, इतने बड़े बड़े वाक्य भी हैं। तो वहाँ के जो गुरु लोग, जो राजकुमार लोग पढ़ते थे, वहाँ हर एक को तो पढ़ने की सुविधा मिलती भी नहीं थी, और उन राजकुमारों को युद्ध विद्या में, प्रशासन की विद्या में, राज्य कैसे करना, ये सब बातें बहुत तरीके से सिखाई जाती थी। और जब वे पूरी पढ़ाई करके लौट के अपने गांव जाते थे, तो उनके जो आचार्य थे, जो प्रिंसिपल थे, तो यूनिवर्सिटी के उपकुलपति थे, वो उन्हें कुछ मार्गदर्शन देते थे। उस मार्गदर्शन को दीक्षांत भाषण कहते हैं। दीक्षा के अंत में दिया जाने वाला भाषण। हमको दीक्षा शब्द से ऐसा लगता है जैसे हम किसी को मुनि दीक्षा दे रहे हों, लेकिन ये नहीं। जो पढ़ाई होती है इसे बोलते हैं शिक्षा। और पढ़ाई के साथ जो धार्मिक संस्कार डाले जाते हैं, देश के प्रति भक्ति पैदा की जाती है, जो सामाजिक नियम सिखाए जाते हैं, जो सभ्यता सिखाई जाती है, जो उठना बैठना रहना कैसे ये सिखाया जाता है, इसको बोलते हैं दीक्षा। तो उन्हें शिक्षा भी मिलती है, माने वे पढ़ाई भी करते हैं और वे दीक्षा भी कर लेते हैं। तो अंत समय में उन्हें क्या बताते हैं? राजकुमार चंद्रापीड़ को उनके आचार्य ने जो दीक्षा दी थी, दीक्षांत भाषण दिया था, वो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे नमूने के तौर पर मैं 2-4 बातें आपको बताऊंगा। वो कहते हैं कि तुम जाओगे
तो तुमको राज्य संभालना पड़ेगा। अभी तो हमने तुम्हें जैसे अखाड़े में पहलवानी सिखाते हैं, जैसे सैनिकों को सैनिक विद्या में प्रवीण करते हैं, तो गुरु सिखाते हैं, उन्हीं से लड़ना पड़ता है, लड़ना सिखाते हैं ना, तो वहाँ कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन जब युद्ध के मैदान में जाते हैं, दुनियादारी के मामले में जाते हैं, तो वहाँ असली लड़ाई लड़नी पड़ती है। ट्रेनिंग की लड़ाई अलग होती है और पाकिस्तान की बॉर्डर पर जाके लड़ना वो अलग होता है, वहाँ जान का खतरा होता है। और प्रशासन करना है तो प्रशासन कैसे करना ये भी सिखाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि एक राजकुमार को जो उसके कर्मचारी हैं वो ढंग से काम करें, इसके लिए ज़रूरी है कि वे आपस में संगठित ना हो जाएं। संगठित हो जाएंगे तो हड़ताल करेंगे, ऊधमबाजी करेंगे, काम नहीं करेंगे, बर्बाद कर देंगे। और आपस में लड़ें भी नहीं, असंगठित भी ना हो। तुम ऐसा करना कि ना वे संगठित हो जाएं और ना वे आपस में लड़ें। लिखा है संयता भक्षेयु असंयता नष्टेयु। यदि वे मिल गए तो तुम्हें खा जाएंगे। खा जाएंगे माने सब मिल जाएंगे, काम करेंगे नहीं, पैसे को चाह जैसा उड़ाएंगे, कोई व्यवस्था ढंग की नहीं होगी। संयता भक्षेयु और असंयता, यदि वे लड़ेंगे तो नष्टेयु, नष्ट कर देंगे। नुकसान तो आपका होना है। यदि ऑफिस में कर्मचारी लड़ते हैं तो कर्मचारियों का क्या बिगड़ना है? जो कांच के खिड़कियाँ टूटेंगी वो तो आपकी टूटेंगी ना, जो पत्थर फेंके जाएंगे वो तो आपकी बिल्डिंग पे फेंके जाएंगे ना। तो उन कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना, सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार करना, जनता के साथ कैसा व्यवहार करना, ये सारी बातें उस कादम्बरी में लिखी और उसको बोलते थे दीक्षांत समारोह। अब धीरे धीरे सब यूनिवर्सिटियों में होने लगा। जब भारत आज़ाद हुआ था तब हर यूनिवर्सिटी में हर साल एक दीक्षांत समारोह होता था और उसमें राष्ट्रपति को बुलाया जाता था, प्रधानमंत्री को बुलाया जाता था दीक्षांत भाषण देने के लिए। अपने जो अपने शिविर करते हैं, अपने जो प्रशिक्षण शिविर करते हैं, अपन जो 5 साल तक इन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जो हमने इन्हें सिखाया है, स्कूल में जो शिक्षा इनने प्राप्त की है उसमें तो उन्होंने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की ही है। उसमें तो ये अपने अच्छे से अच्छे नंबर लाए हैं और जो जीवन में इनके काम आएंगे। लेकिन जो इस संस्था में रहकर इनने जैन धर्म के संस्कार सीखे हैं, माँ बाप की सेवा कैसे करना, परिवार के साथ कैसे मिलजुल करके रहना, समाज में कैसे रहना, जैन धर्म का जो अपने जीवन में कैसे पालन करना, अपने बच्चों में संस्कार कैसे डालना, मोहल्ले में मंदिर में ये सब काम कैसे करना, ये बात इनको 5 वर्ष तक यहाँ पर सिखाई गई है। अभी तो अपने अध्यापकों के सानिध्य में उन्हें ये सब काम करना पड़ा है। अब जाकर समाज में वो काम करना पड़ेगा। जैसे हम अपने विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देते हैं प्रवचन करने की, यहाँ भी कन्याओं को दी जाती है। रोजाना यहाँ आपको नमूना दिखाया जाता था, दी जानी चाहिए, अच्छी बात है। तो हम सिखाते हैं तो उनके साथी सामने बैठे होते हैं, तो जनता नहीं होती है, उन्हें एक्चुअल में ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो जानते हैं मेरी ट्रेनिंग हो रही है, ये विद्यार्थी सब समझते हैं, गुरुजी भी समझते हैं, तो वो उस हिसाब से बोलता है। लेकिन अब इनको जाना है और अपने गांव में, अपने मोहल्ले में पाठशाला पढ़ाएंगी। यदि वहाँ पर मंदिर में प्रवचन किया, कोई धार्मिक गतिविधि का संचालन किया,
तो वो एक्चुअल होगा। वो समाज के साथ फेस करना पड़ेगा। समाज अनुकूल भी होंगे, विरोधी भी होंगे, जो आपकी बात को नापसंद करते हैं ऐसे भी होंगे, और जो पसंद करते हैं ऐसे भी होंगे। तो उन सब के बीच में अपनी योग्यता को दिखाना, वो वास्तव में कैसे करना, ये शिक्षा इस दीक्षांत समारोह में दी जाती है। आचार्य धर्मसेन ने 2 शिष्यों को बुलाया था, भूतबली और पुष्पदंत को, और उनसे कहा था, दोनों को 2 मंत्र दिए थे और कहा इनकी साधना करना तो तुम्हारे लिए सर्वांग सुंदर देवांगनाएं आएंगी। जाओ साधना करो, और कहा कि कोई शंका हो जाए तो मेरे पास दौड़े मत चले आना। अब तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, अपनी अकल से काम निकालना। जब वे दोनों गए, उनने उस मंत्र की साधना की, तो एक के सामने जो देवांगना आई वो कानी थी, एक आंख गायब थी। दूसरे के सामने जो देवांगना आई उसके दांत निकले हुए थे। उन्होंने कहा, गुरुजी ने तो कहा था सर्वांग सुंदर देवांगनाएं आई, लेकिन ये कैसी आई? पहले तो मन में आया कि चलो गुरुजी से पूछें। फिर कहा, गुरुजी ने कहा था मेरे पास दौड़े मत चले आना, अपनी अकल से काम लेना। तो दोनों ने गहराई से उस मंत्र का देखा, तो एक में एक अक्षर कम था और एक में एक अक्षर ज़्यादा था। गुरुजी ने जानबूझ करके ऐसा कर दिया था। तो उन्होंने कहा, क्या करें? हम चाहें तो ये मंत्र ठीक कर सकते हैं, इतनी प्रतिभा हम में है, लेकिन गुरुजी के बताए हुए मंत्र में पहले ही दिन, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई और उनकी गलतियां निकालने लगे, ये ठीक तो नहीं है। ठीक है, क्या करें? गुरुजी के पास जा सकते नहीं हैं। बहुत दिमाग में मंथन चला, आखिर उनने वो मंत्र ठीक कर लिए। करके द्वारा साधना की तो सर्वांग सुंदर देवांगनाएं आईं। उन देवांगनाओं ने कहा, जो चाहो हमसे मांग लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो तुमने हमारी साधना क्यों की? हमने तो गुरु की आज्ञा का पालन किया है, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। कि हमें कोई बुलाता है तो हम कुछ ना कुछ तो देते हैं, अब बिना लिए तो तुम नहीं जा सकते हमसे कुछ। तो जो भूतबली थे वे बहुत कमज़ोर थे, सीकिया पहलवान, तो उनके शरीर को उस देवांगना ने एकदम स्वस्थ कर दिया, इसे क्या ना। और जो पुष्पदंत थे उनके दांत आगे को निकले हुए थे, इसलिए बोलते थे तो आवाज़ क्लियर नहीं आती थी। तो उन्होंने उनकी दंत पंक्ति बिल्कुल ठीक कर दी। और वे दोनों आचार्य अपने गुरु के पास आए और उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसा हुआ था। कि चुप रहो, हमें सब पता है, तुम्हारी ये स्थिति देखकर हमारी सब समझ में आ गया, क्या क्या हुआ होगा हमें वो सब पता है। तुमने साधना की होगी, फिर वो कुरूप देवांगनाएं आई होंगी, फिर तुमने मंत्र सुधारे हैं, फिर ठीक आई, और उनने तुम्हें ये वरदान दे दिए। तो उनने कहा, आओ भूत बली पुष्पदंत। उन्होंने कहा, ये क्या कह रहे, हमारे तो ये नाम नहीं है, उनके नाम तो कुछ और थे। तो भूत बली ने अपने शरीर को देखा तो वो बहुत मजबूत था। पुष्पदंत ने अपने दांत देखे तो बढ़िया हो गए थे। उनने वहाँ आकर ध्यान में आया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि गुरु की बात बात में गलती निकालना
ये भी अच्छी बात नहीं है, और अपनी बुद्धि को गिरवी रख देना ये भी अच्छी बात नहीं है। किसी कारण से उस मंत्र में, उस चीज़ में कोई गलती रह जाए तो हम में उसे ठीक करने की क्षमता होनी चाहिए। उसी हिसाब से हम आज कह रहे हैं कि आप 5 साल तक आपने अपने गुरुओं के संरक्षण में, यहाँ बिल्कुल सुरक्षा में सब तरह से इस जैन विद्या को सीखा है। अब अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में जाएंगे तो वहाँ आपको इसका प्रयोग करना है, और वहाँ प्रयोग करने में जो प्रॉब्लम आएंगी वो बार बार अपने गुरुओं से नहीं पूछना है, अपनी ही अकल से उनको सॉल्व करना है। क्या मैं तो ये कहता हूँ प्रशिक्षण शिविरों में कि तुम अपने गांव में जाओगे और पाठशाला चलाओगे और 25 विद्यार्थियों के फार्म भर के हमारे परीक्षा बोर्ड में आ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम पूरी तरह सफल हो गए। बीच में क्या क्या हुआ होगा वो बताने की ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं हर गांव की क्या हालत है, कितनी कितनी तकलीफ़ें होती हैं, क्या कितनी कितनी तकलीफ़ें होती हैं, इसका अंदाज़ा हमें ये है। और तुमको भी हुई होगी, फिर भी तुमने पार हो गई और ये 25 विद्यार्थियों के फार्म भरा के भेज दिए, इसका मतलब तुम सफल हो। असलियत में पास तो अब हुई हो। यहाँ पर एक कागज़ का सर्टिफिकेट मिल गया और हमारे जिन गुरुओं ने हमें पढ़ाया है उन्हीं ने परीक्षा ले ली और उन्होंने हमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट भी कर दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो कार्य क्षेत्र में हमें जितनी सफलता मिलेगी उस पर से हमारा ये आंका जाएगा, क्या करना, कैसे करना, कैसी विनय मर्यादा से रहना, झगड़ना नहीं। रोज़ाना मुझे मिलती है राजकुमारी, तो मेरे से कहती है कि दादा हमें आपकी महिमा तब नहीं आती थी जब आप यहाँ जयपुर में हम थे, अब आती है। क्यों भैया, क्यों, ऐसी क्या बात है कि तब आप कितनी कितनी तकलीफ भोग के 50 साल आपने चलाए हैं, हमें क्या पता, हम तो आराम से रहते थे, बस आराम से अब सीखते थे। अब इसमें कितनी कितनी तकलीफें होती हैं, अब हम करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है, तो हमें लगता है कि दादा ने भी ये सब भोगी होंगी। अपने कार्य क्षेत्र में आएंगे जतीश भाई, तब क्या क्या तकलीफें आती हैं उसका अंदाज़ा गुरुजी पहले से नहीं लगा सकते हैं। बहुत कुछ तो जानते हैं लेकिन सब कुछ तो नहीं जानते हैं। हर गांव की परिस्थिति बिल्कुल अलग अलग है। हर एक को अपने गांव में जाकर पीहर में, लड़कियों को तो डबल मामला है, लड़कों को तो एक ही घर में जाना है, एक ही घर को संभालना है, और लड़कियों को तो 2-2 घर संभालने हैं। अपने पीहर में जाना है, फिर ससुराल में जाना है, और वहाँ की परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके अपनी विद्या जो उनने यहाँ प्राप्त की है, जो जैन दर्शन का मर्म उन्होंने यहाँ समझा है, उसे जन जन तक पहुँचाने का महान काम करना है। आपके गांव की सफलता अकेली आपकी सफलता नहीं है, हमारी संस्था की सफलता भी है। यदि आपका सुनाम हुआ तो हमारी संस्था का भी सुनाम होगा। यदि आप बदनाम हुए तो हमारी संस्था भी बदनाम होगी। माने आपके साथ हमारी बदनामी और सुनामी भी जुड़ी हुई है, और हमारे जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी जुड़ा हुआ है। यदि आप वहाँ जाकर सफल सिद्ध हुई, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी, तो हमारे पास दूने दूने विद्यार्थी आएंगे, दूनी कन्याएं आएंगी। हमें उन्हें भर्ती करने के लिए और अलग व्यवस्था जुटानी पड़ेगी। अभी हमने 15 भर्ती करते हैं, तो हमें 30 भर्ती करने का इंतजाम करना होगा।
लोग कहते हैं ये संस्था चलेगी, अच्छी चलेगी। क्या बात करते हो? हम चलेगी नहीं सोचते हैं, हम तो बढ़ेगी की बात करते हैं। हमने अपना विद्यालय 11 विद्यार्थियों से शुरू किया था। पहले बैच में 33 भाई थे, है ना, और आज 250 विद्यार्थी हैं। तो हमें कोई 50-60 तक थोड़ी रहना है, हम तो और बढ़ाएंगे। लेकिन वो सब आपकी प्रतिष्ठा। आपने यदि ये साबित कर दिया, यदि हम ये सिद्ध कर पाए हम कि हमने समाज में से जिन बच्चियों को बुलाया था उन्हें जब वापस भेजा है तो वे उन बच्चियों से कुछ अलग हैं जो बच्चियां उसी गांव में रहकर पढ़ी हैं। मैं कहता था कि दिल्ली में खोल रहे हो, दिल्ली में हम सरकारी 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में पढ़ाएंगे। दिल्ली में तो कितने स्कूल हैं, देश की राजधानी है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल हैं। स्कूल तो गाँव में नहीं है। यहाँ के लड़के आपके यहाँ पढ़ने काहे को आएंगे? हैं? दिल्ली के लड़के शायद होंगे भी कम। जहाँ नहीं है सुविधा वहाँ के लोग आएंगे। लेकिन यदि दिल्ली की 5 लड़कियाँ आ गईं और वे लौट के गईं और जो लड़कियाँ उनकी वहीं पढ़ी हैं और जो हमारे यहाँ से पढ़ के गईं, उन दोनों में जो अंतर दिखेगा, धार्मिक संस्कारों का, अच्छी सभ्यता का, प्रेम से रहने का, लड़ना झगड़ने का नहीं, जो वातावरण में शुद्धि आएगी, उससे हमारा नाम बढ़ेगा, उससे हमें 5 की 10 लड़कियां मिलेंगी। यदि हमारे यहाँ से उल्टा लेके गई, उनकी राय ठीक नहीं हुई, उनके बारे में उनके माँ बाप की राय ठीक नहीं हुई, समाज की राय ठीक नहीं हुई, तो हमारे विद्यालय को लड़कियां भी नहीं मिलेंगी। इसलिए ये काम आप लोग यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, दीक्षा लेके जा रहे हैं, शिक्षा लेके जा रहे हैं, तो बहुत लोगों की इज्जत आपके साथ जुड़ी है, आपके हाथ में है। अब अपने क्षेत्र में जाकर आप अपना बढ़िया से बढ़िया काम करके दिखाएं, अपना नाम करें, संस्था का नाम करें और संस्था भविष्य में और अधिक प्रगति करे। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।